गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, तो बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी के दौरान आज हम क्या करेंगे, तो उसी के दौरान आज हम सेट 22 लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 21 तक लगा दिए हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सेट 22 लगाने वाले हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हर सेट में क्या करते हैं, तो हम लोग हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, उन सभी क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। और यदि आप इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, जो जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, वो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, या और भी सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बैच फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस करके ही आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एंड देन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप बैच से जुड़ सकते हैं। आपको पता होगा कि नेटवर्क इशू के कारण हम लाइव स्ट्रीम में आए हुए भी नहीं आ पाए, तो आप लोगों को ऐसा फील नहीं हो कि हाँ लाइव नहीं है। आपको लगना चाहिए कि हम लाइव तरीका से ही पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, जिस तरह से इससे पहले वाले वीडियो में कुछ फीडबैक आए थे लेकिन अच्छा फीडबैक नहीं आया था, आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे आप वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को जवाब देना है। हाँ, आप 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, आपको जिस स्पीड में देखना उस स्पीड में देखिए, लेकिन जवाब देते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आगे पढ़ाएं। आप लोगों को फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम जानेंगे कैसे कि कितने लोग देख रहे हैं, कितना लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि लाइव में तो पता चलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, जवाब देते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में पता नहीं चल पाता है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि कुछ ज्यादा ही अभी इश्यू चल रहा है नेटवर्क का। तो बिना आप लोगों का समय बीता है, हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है, आज का पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस समांतर में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? 9 ओम, 3 ओम, 18 ओम या 2 ओम, कितना होगा? मतलब कि मानिए यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपको पता होगा कि दो तरह के प्रतिरोध, किसी भी प्रतिरोध को दो तरह तरीका से जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम मतलब कि पैरेलल, मतलब कि ये दो गो हो गया, वो क्या होता है, पैरेलल। मतलब कि जो ट्रेन का पटरी होता है वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। एक हो गया समान श्रेणी क्रम, श्रेणी मतलब कि एक ही श्रेणी में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये क्या हो गया, इस श्रेणी में हो गया, लेकिन ये क्या है, ये समांतर है। तो ये हो जाता है श्रेणी और समांतर में अंतर। तो हम श्रेणी और समांतर में आपको पहले अंतर समझा दिए। अब हम चलते हैं कि प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। हमको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r। r मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसे ही आप 1/r3, 1/r4, 1/r5 के तरफ जा सकते हैं। तो 1/r1 का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, r1 का वैल्यू हमको 3 ओम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। प्लस बात करें 1/r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया है। तो हम r2 का वैल्यू कितना रख देंगे, 6 डाल देंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप इसका जब कीजिएगा तो आपको नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 दूना 6, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। बेसिक मैथ है, इतना मैथ आपको नहीं आएगा तो आप मैथ की क्लास को लीजिए। इतना तो हम नहीं समझा सकते क्योंकि ये मैथ का क्लास नहीं है, ये साइंस का क्लास है। हम यहाँ पे उतना बता सकते हैं कि हाँ पूरा कैलकुलेशन आपको उतना तरीका से नहीं बता पाएंगे, मेरे पास टाइम उतना नहीं बचता है। साइंस में और भी क्वेश्चन होता है। 1/r इक्वल टू 3 से 6 काटिएगा तो आपको कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 यहाँ पे r भी नीचा है और 2 भी नीचा है, तो आप दोनों को ऊपर लेके चले जाइएगा, r को भी ऊपर कीजिएगा तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और r इक्वल टू 2 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। और ये सभी चीज ओम में है तो ओम में आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी का कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस को हम ओम में ही नापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा।
सौर सेल मतलब कि जो सौर सेल होता है, सोलर प्लेट होता है, वो परिवर्तित करता है। मतलब कि सौर सेल किस चीज को परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप लोग इस बात को जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। आप लोगों को समय देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि दूसरा नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन को मारना चाहिएगा, कि मतलब कि जो सोलर प्लेट होता है वो किस चीज को बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या बोला है कि प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को पहले वो किस में बदलता है? प्रकाश क्या कहते हैं, सोलर प्लेट क्या करता है, सूर्य से आने वाली रोशनी को लेता है और उसके ऊपर सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन या अलग अलग एल्युमिनियम मिलाकर क्या किया जाता है, उस पर लाइन टाइप का खींचा जाता है, वो उसके प्लेट को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। मतलब कि सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और उस विद्युत ऊर्जा से हम क्या करें, यांत्रिक ऊर्जा को चला सकते हैं। वो मोटर हो गया, आपका इन्वर्टर हो गया, जो सॉरी इन्वर्टर हो गया, मोटर हो गया, पंखा हो गया, आपको जो चलाना है वो बाद में यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग कीजिएगा। तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। किसी तत्व का भार संख्या हमको दिया हुआ है, वो भार संख्या कितना है? 18 है। तो हम पहले इतना लिख सकते हैं, भार संख्या बराबर क्या होता है? पहले इतना समझ लीजिए कि जो भार संख्या होता है, भार संख्या इसको क्या किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। भार संख्या बराबर क्या होता है? एक तो होता है प्रोटॉन, भार संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भार संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है P प्लस एन। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन होता है। हमको यहाँ पे और क्या दिया है? यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो, हमको क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन 7 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पर किसी भी तरह का चार्ज ना हो, चार्ज का मतलब क्या होता है? ना उस पर धनायन हो ना ऋणायन। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो अपने इधर उधर करते रहता है। वो कभी अपने आप को किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कभी किसी को दे देता है। तो यदि वो धनावेशित ना हो, मतलब ना ही किसी को दिया हो ना ही किसी को लिया हो, तो तब उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो प्रोटॉन का भी संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ? प्रोटॉन का संख्या मिल गया। यहाँ पे गौर कीजिए, तो 7 7 7 7 प्रोटॉन का संख्या तो सब जगह पे दे दिया गया। अब हमको न्यूट्रॉन मिलाएंगे, न्यूट्रॉन आते ही हमको क्या हो जाएगा? ऑप्शन मैच कर जाएगा। परमाणु संख्या आपको कितना दे दिया गया? भार संख्या दे दिया गया 18। अब प्रोटॉन का संख्या वहां से उठा लीजिए 7, और हमको क्या सिर्फ न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 18 में से 7 घटाइएगा तो आपको कितना जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या जाएगा, वो कितना होता है? 11। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 7 और 11 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या चौथा, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, मतलब कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका इकाई होता है? समय का, गति की, त्वरण की, या दूरी की? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करें और जल्दी जल्दी जवाब दे कि प्रश्न संख्या चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? समय का होता है, गति का होता है, त्वरण का होता है, या दूरी का होता है? आई थिंक आप लोगों ने ऑप्शन ए लगाया होगा, और जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उनको हम बता दें कि आपका जवाब गलत है। कैसे गलत है? गलत इसलिए कि आपको ये पढ़े होंगे कि प्रकाश वर्ष किस चीज का इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका हो सकता है? आप लोगों को लगा होगा कि प्रकाश वर्ष तो अति का होगा, समय का होगा, लेकिन ये गलत है। प्रकाश वर्ष समय का अति नहीं है, समय का इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष गति का इकाई है। किसका है? सॉरी, दूरी का है, गति का नहीं बोले, दूरी का, डिस्टेंस का। जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया है आपको बधाई हो, आपने सही जवाब दिया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो दूरी को मापता है, ना कि समय को मापता है। आपको पता होगा कि प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है। जल्दी जल्दी लोग वीडियो को पॉज करें और जवाब दें। हम तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ही, लेकिन हमारे जवाब को लिखने से पहले आप वीडियो को भी पॉज कीजिए
और जवाब दीजिए। अब इसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका, प्रकाश एक मतलब कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना गति करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर, मीटर खतरनाक लिखा गया, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख क्या करता है, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर क्या करता है, प्रकाश गति करता है। तो मानिए कि यदि यही काम वो 3 लाख इंटू 1 वर्ष, 3 लाख इंटू 1 वर्ष किसके बराबर होता है, यही बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। मतलब कि इतना दूरी तय करने के बाद क्या होगा, 1 प्रकाश वर्ष होगा। हम जितना सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब के डिस्टेंस हम किलोमीटर में नहीं नापते हैं कि कितना किलोमीटर दूर है, ये कितना मीटर दूर है। मतलब कि आपको पता होगा कि सेकंड नियरेस्ट स्टार कौन है। हम फर्स्ट के बारे में ऑलरेडी लाइव क्लास में पूछ लिए थे और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था। एक ही लोग सन बताए थे, बाकी सब लोग अलग अलग बताते थे। उसी वक्त एक स्टूडेंट ने बताया था सेकंड का। तो आप लोग जरूर कमेंट में करें कि सेकंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है। आई थिंक आप लोग कमेंट कर दिए होंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे पृथ्वी से सेकंड नियरेस्ट स्टार है। क्या नाम है, प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, NTURY। आपको वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये सेकंड नियरेस्ट स्टार है हमारे पृथ्वी से। तो इसको हम किस में नापते हैं, इसको भी हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि ये हमसे 4 पॉइंट समथिंग होता है, ये हमारे पृथ्वी से 4 पॉइंट समथिंग प्रकाश वर्ष दूर है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, इतना मीटर दूर है, इतना फीट दूर है, इसको प्रकाश वर्ष में नापेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, काला छिद्र मतलब कि ब्लैक होल, नाम तो सुने ही होंगे। काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। ब्लैक होल के सिकुड़ने से क्या बनता है, भारी कणों, भारी न्यूट्रॉन तारों के, भारी चलती वस्तुओं से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में क्या बोला है कि जो ब्लैक होल होता है उस ब्लैक होल के सिकुड़ने से क्या बनता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट होगा ये बताइए। आप लोगों को लगे कि हाँ, आप लोगों अनुमान पर भी ऑप्शन में लिख सकते हैं, उसके बाद हम जवाब दे ही रहे। गलत होगा सही होगा क्लास में थोड़े ही है, क्लास में है हम आपको थोड़े ही है कि हाँ आइए गलत बताएं, निकालो हाथ मारने लगेंगे, ऐसा थोड़े ही आप लोगों को जवाब देना है। गलत आएगा सही आएगा उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इससे वैल्यू नहीं रखता है कि आप गलत आंसर बता रहे हैं या सही आंसर बता रहे हैं। आपको इसको वैल्यू रखना चाहिए कि आप कुछ सीख के जा रहे हैं, और सीख के जाने से पहले कहीं ना कहीं गलती होता है। कोई भी काम सही से स्टार्ट नहीं होता। आप साइकिल सीखना ही स्टार्ट किए होंगे तो पहले गिरे ही होंगे। सो आप गलत ही जवाब दे, लेकिन दे कमेंट में जवाब दे। तो बताना है कि जो ब्लैक होल है वो किसके सिकुड़ने से बनता है। तो ब्लैक होल जो होता है ना, वो भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से वो होता है। मतलब कि आपको पता होगा कि हमारा जो सन है वो क्या है, सन भी एक तरह का तारा ही है। और वो किसके कारण, जो सन आपको जलता हुआ प्रतीत होता है, वो क्यों जलता हुआ प्रतीत होता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के कारण ही वो आपको जलता हुआ प्रतीत होगा। और वो क्या है, दोनों के दोनों एक तरह का ऊर्जा है। वो जिस दिन ये ईंधन खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी टूटेगा और उसका जो न्यूट्रॉन है वो एक जगह पे होगा और ब्लैक होल बन जाएगा। तो वो किसके कारण होता है, भारी न्यूट्रॉन तारों के घूमने को कारण होता है। मतलब कि जब उसके अंदर का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसके अंदर का जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन किसके में परिवर्तित हो जाए, ब्लैक होल के परिवर्तित हो जाता है। और आपको पता होगा कि ब्लैक होल से एक प्रकाश भी, मतलब कि यदि ब्लैक होल से प्रकाश भी इस पार से उस पार नहीं होता है, इतना घना, इतना ज्यादा घना वो सिकुड़ा हुआ होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसके इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। ब्लैक होल को एक आम एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जिस तरह से आपका नेटा होता है, नेटा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह होता है, लेकिन कितना पति होता है, जेली पदार्थ, जितना भी तरह का जेली पदार्थ होता है। तो जेली पदार्थ तो समझ सकते हैं, जेली पदार्थ क्या होता है, जेली पदार्थ इधर उधर करता है लेकिन होता नहीं है। उसी तरह से कुछ हमारा ब्लैक होल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, सॉरी तबियत सही नहीं होगा। हरित गृह, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है किसमें,
कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, ऑक्सीजन की परत वायुमंडल में होने से, नाइट्रोजन की परत वायुमंडल में होने से, हीलियम की परत वायुमंडल में होने से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी जवाब दे, जल्दी जल्दी जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न में क्या बोला है? हरित गृह, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप समझिए। मतलब कि जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, उस प्रकाश में क्या होता है? ऊष्मा होता है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी से टकराता है, और टकराने के बाद वो क्या होता है? ऊष्मा, जो गर्मी होता है, वो गर्मी रिटर्न में हमारे पृथ्वी से टकराने के बाद वो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन हमारे वायुमंडल जो है, सॉरी, हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में क्या है? उस वायुमंडल में अलग अलग तरह का गैस पाया जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक परत बना लिया है, मतलब एक बेल्ट की तरह बना लिया है। और वो क्या करता है? सूर्य से आने वाले उष्मा को क्या करता है? ये बाहर निकलने नहीं देता है। और ये उष्मा को बाहर न निकलने देने के कारण क्या होता है? मतलब कि जो सूर्य से एनर्जी आ रहा है, वो बाहर नहीं जाने देकर वो हमारे पृथ्वी के अंदर ही रहने देता है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। और मानिए कि यही इफेक्ट यदि ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ग्लोबलाइजेशन का कारण बन सकता है। इसको दूसरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मानिए कि घर है, उस घर में आप शीशा लगा दिए, तो शीशा के माध्यम से लाइट तो अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके बाहर जाने के लिए, अंदर आया जो लाइट है उसको बाहर जाने में प्रॉब्लम होता है। या आप नर्सरी देखे होंगे, नर्सरी में क्या होता है? पेड़ पौधे के बाहर क्या किया जाता है? ग्रीन कलर का कपड़ा लगा दिया जाता है। कपड़ा क्यों दिया जाता है? कि सूर्य से जो आने वाला प्रक्रिया रे है ना, वो नीचे तो आए, उसके बाद वो रिटर्न आ जाए, मतलब कि वो अंदर गर्मी बना के रखे, क्योंकि पेड़ पौधों को गर्मी चाहिए। गर्मी के माध्यम से क्या होता है? पेड़ ग्रोथ होता है। तो वो क्या करता है? वो अति करता है। और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की परत मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परत है उसके कारण, यदि ऑक्सीजन की परत ना हो तो हम लोग मर जाएंगे। आपको पता होगा कि ओजोन क्या है? एक ऑक्सीजन का परत है और यूवी किरण को रोक के रखता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, तो ये तो होगा ही नहीं। हीलियम बहुत ही हल्का गैस है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था कौन? एक्सप्लोरर, स्पुतनिक 1, लैका, वोस्टॉक 1। बताना कि मानव अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट, मतलब कि मानव निर्मित सैटेलाइट कौन था? बताइए कि प्रश्न संख्या 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब कमेंट में दे। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट का अर्थ होता है, सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक मानव निर्मित और एक होता है, दो तरह का सैटेलाइट होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। जैसे कि हमारा जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। इसके अलावा मानव निर्मित सैटेलाइट, अलग अलग तरह के सैटेलाइट हर बार छोड़े जाते हैं। जैसे कि हमारे हमारे आती हमारे इंडिया द्वारा अलग अलग तरह के सैटेलाइट छोड़े गए। वो था क्या? वो था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। हाल फिलहाल में 2024 या 2024 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो क्या हुआ? ये सब क्या है? ये सब के सब सैटेलाइट है। और ये क्या करता है? जो हम लोग प्राकृतिक सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो क्या करता है? हमारी मौसम की जानकारी देता है। आपका जो इंटरनेट है, आपका जो मूवी रिलीज होता है, वो सब क्या करता है? ये सभी को कंट्रोल करने का, मौसम की जानकारी, आपका जो जितना भी ये टेक्निकल होता है, वो सभी के सभी किसके द्वारा समझाया जाता है? तो वो सभी के सभी सैटेलाइट के द्वारा समझाया जाता है। तो सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं? एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन छोड़ा था? तो अंतरिक्ष में मानव निर्मित पहले था स्पुतनिक 1। कौन था? स्पुतनिक 1। इसको निकाला, इसको अंतरिक्ष में भेजा कब गया था? 1957 में भेजा गया था। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा 1957 में फर्स्ट टाइम भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रश्न संख्या बी बताया, जितने लोगों ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का ऑप्शन सही है, जवाब सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जी की इकाई है, मतलब कि जी किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड या मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर? तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि जी का कौन सा वैल्यू सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आप लोग वीडियो को पॉज करिए और जल्दी जल्दी जवाब दें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी को क्या वो जानते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो भी सकता है, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इंग्लिश भी है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की इकाई क्या होता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है v बाई टी। भी को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। और ये वैल्यू कोई भी वस्तु को नीचे खींचने में कौन सा वैल्यू लगता है, यही लगता है। आप मानिए कि हम यहाँ से कलम गिराएं, ये कहाँ से गिरा, जब इसको हम अभी यहाँ से छोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब कि हम जीरो वैल्यू पर छोड़े। लेकिन जब ये यहाँ से छूटेगा तो नीचे जो आएगा तो इसमें धीरे धीरे वैल्यू कितना होगा, 9.8, उसके बाद 9. दूसरा सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 9.10, दूसरा सेकंड में 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 3, मतलब कि ये दुगना तिगना होते चला जाएगा। मतलब कि एक सुई को आप अंतरिक्ष से छोड़ते हैं तो एक रॉकेट का काम करेगा, मतलब कि उसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है कि वो सुई क्या बन जाएगा, वो एक बम की तरह होगा और वो एक विनाशात्मक हो सकता है। मतलब कि आप चंद्रमा पर से क्या करिए, ऐसे आप सुई को छोड़ते हैं तो वो एक विस्फोट कर सकता है, ऐसा आप रील्स में भी देखे ही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखें, मीटर पर सेकंड हो ही नहीं सकता, ऑप्शन मीटर स्क्वायर कहां से होगा, रीजन जान गए होंगे, यही होता है। ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे आया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आप देखें और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने पर को सुधारा जाता है, मतलब कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा। जल्दी जल्दी जवाब दे कि 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वीडियो को अभी पॉज करिए और जवाब दे, एंड देन वीडियो को आगे देखें। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न दिख रहा है, मतलब कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ से नहीं दिख रहा है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है। यदि दूर की वस्तु साफ से नहीं दिख रहा है तो उसका कौन सा दोष होगा, नजदीक दोष होगा। आप बोलेंगे अरे दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है तो उसको दूर दोष न होगा, नहीं, नजदीक दोष होगा। क्यों होगा, जो दोष नहीं होता हम उसी को दोष बोलते हैं, मतलब कि जिसका गलती नहीं उसी को गलती ठहराना, इसमें वैसा ही होता है। मतलब कि यदि आपका दूर का वस्तु दिख रहा है तब आपको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष है, आपको नजदीक का वस्तु दिख रहा है तो आपको नजदीक दृष्टि दोष है, आपको दोनों दिख रहा है तो आपको किसी भी तरह का दोष नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दूर का वस्तु नहीं दिख पा रहा था, इसको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है तो उसको सुधार के लिए डॉक्टर कौन सा चश्मा का रिकमेंड करता है, उसको बोलता है कि आप अवतल लेंस को लगाइए। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। मानिए कि एक क्लास है और उस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए, उस 10 बच्चे में से 2 बच्चा ऐसा है, एक बच्चे को बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, एक बच्चे को किताब में क्या लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा है। यदि किसी व्यक्ति को, उस बच्चे को जिसको बोर्ड पे लिखा है वो नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा बीमारी है, उसको नजदीक दृष्टि दोष है। यदि एक बच्चा वो है जिसको बोर्ड पे लिखा है वो तो दिख रहा है लेकिन किताब पे जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा दोष है, उसको दूर दृष्टि दोष है। तो जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उसको उत्तल लेंस लगाया जाएगा। क्यों उत्तल लेंस लगाया जाएगा, क्योंकि उसको नजदीक का वस्तु नहीं दिख रहा है। यदि उसको नजदीक का वस्तु नहीं दिख रहा है तो नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और एक स्टूडेंट ऐसा जिसको बोर्ड पे लिखा नहीं दिख रहा है तो उसको बोर्ड पर साफ साफ देखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अवतल लेंस पहनना पड़ेगा। तो अवतल लेंस जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है सही हो जाएगा। दर्पण वाला देख के नहीं हटेगा, दर्पण देखते ही काना इसको काट देंगे। यहाँ पे पूछ रहा सुधार के लिए और यहाँ पे दर्पण लिख दिया है, दर्पण से हम सुधार कहां से करेंगे। ये दोनों में तब आप बका ही जाइएगा कि अवतल अवतल मार देते साले को, नंबर कट जाएगा। और क्या बताना था, कुछ और भी बताना था, भूल गए, छोड़िए नेक्स्ट चलते, इतना काफी था समझाने के लिए। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। मतलब कि जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। अभी वीडियो को पॉज करें
और आगे क्या करना है आप जानते ही हैं। सो जीव कोशिका को आई थिंक आप कर लिए होंगे, जवाब दे दिए होंगे। जीव कोशिका होता है मतलब कि जीव कोशिका, हम क्या है, हम लोग जीव है, पेड़ पौधा क्या है, जीव है। तो ये जो जीव है उसकी कोशिका में अनुवांशिक लक्षण हो, अनुवांशिक लक्षण का अर्थ क्या हो गया, अनुवांशिक लक्षण का हो गया अर्थ हो गया कि कोई इंसान गोरा दिख रहा है, गोरा दिखना काला दिखना तो अनुवांशिक लक्षण नहीं हो गया, लेकिन ये अति हो जाता है। किसी इंसान के अंदर अनुवांशिक गुण मतलब कि ये उसके अंदर पाया ही जाता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग के अंदर आप पढ़े होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कितने लोगों को क्या होता है, हर कलर नहीं दिखता है। तो ये क्या हो गया, अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है, तो उसके अंतर उत्तरदायी होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए, डाइऑक्साइड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि डीएनए क्या होता है, डीएनए आपके अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, संभाल के रखता है, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, और उस जीन के अंदर ही क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण रहते हैं। आप डीएनए का शेप कुछ इस तरह से होता है, डीएनए का शेप क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। और यदि आप डीएनए को कुछ खतरनाक, कुछ गजब बन गया, आप इसको यदि आप खींचिएगा तो इससे क्या निकलेगा, इसको आप जब खींचते हैं तो इससे क्या निकलता है, जीन निकलता है। तो जीन के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़े और देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सुमल नहीं है, निम्नलिखित में से किस युग में सुमेल नहीं है। सुमेल का अर्थ क्या है, सुमेल का अर्थ है कि मेल नहीं कह रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में से किस युग में सुमेल मतलब कि मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 संतरा, संतरा किस में पाया जाता है, हम संतरा के बारे में क्या बताया था, संतरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विटामिन सी, काट दो, सॉरी सही मारो, ऑप्शन ए को देखते ही मार देना। क्यों, सुमेल नहीं खा रहा है, पहला के नहीं खा रहा है। विटामिन बी1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन बी1 संतरा में पाया जाता है, संतरा में तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी संतरा क्या करता है, हमारे घावों को भरता है, इसको एसिटिक एसिड के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन बी ए ही सही हो जाएगा। इस सबको समझा देते हैं। विटामिन डी के अंदर कॉड यकृत तेल पाया जाता है, ये सही है। विटामिन ई के अंदर गेहूं अंकुर पाया जाता है, ये पाया जाता है। विटामिन के अंदर अल्फा अल्फा, मतलब कि यदि अल्फा अल्फा आप खाते तो विटामिन के मिलेगा, गेहूं अंकुर तेल खाते तो आपको विटामिन डी मिलेगा, सॉरी विटामिन ई मिलेगा। कॉड यकृत तेल खाते तो विटामिन डी मिलेगा, लेकिन यदि आप संतरा खाइएगा तो बी1 नहीं मिलेगा, आपको संतरा खाइएगा तो विटामिन सी मिलेगा। और यहाँ पे सुमेल नहीं पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टेफनॉल निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, मतलब कि टेफेलॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेट्राफ्लोरीथीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्लेनिन, एसिटिन, डाइक्लोराइड। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि जो टेफलॉन है वो किसका है, मतलब कि टेफलॉन, जो टेफेनॉल है निम्नलिखित में से किस एकलक या बहुलक का है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। टेफेनॉल निम्नलिखित में से किस एकलक या बहुलक। प्रश्न में गौर करें तो यहाँ पे क्या है, एकलक कह रहा है और यहाँ पे बहुलक कह रहा है। एकलक मतलब कि सिंगल एलिमेंट, मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल से बन रहा है। बहुलक का मतलब क्या है, एक से अधिक है। मतलब कि मानिए कि मोती क्या हो गया, मोती का एक दाना एकलक है, लेकिन उसी से गुथ गुथ के क्या किए, एक पूरा माला बना दिए तो क्या हो जाएगा, बहुलक बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एकलक या बहुलक का है, तो निम्नलिखित टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन का उपयोग हम बेसिकली माथी बनाने के लिए करते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। और वो जो होता है निम्नलिखित में से किस एकलक या बहुलक का होता है, तो होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से ही क्या बनाया जाता है, एकलक, मतलब कि वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है और उस सिंगल मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ कर, मतलब कि उस सिंगल मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ करके ये बनाया जाता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाया जाता है। और ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, तो ये एक तरह का प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के किसके संघनन से बनता है, यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा एसिटिल्डिहाइड, मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न को बढ़िया से पढ़े और जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए है, बी है, सी है या डी है। बेकेलाइट, बेकेलाइट का अर्थ कभी सुने, बेकेलाइट का सुने, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी की दुकान में गए होंगे तो बेकेलाइट का नाम सुनेंगे। जितना भी हमारा जो बनता है, आपका स्विच बोर्ड हो गया या आपका जितने भी तरह का कंडक्टर हो गया, यहाँ पे तो कुछ दिखाने वाला है भी नहीं कि दिखा सकते हैं। मतलब कि जितना भी बनता है वो क्या होता है, बेकेलाइट का होता है। आपका जो स्विच बोर्ड होता है, जो आपका स्विच होता है वो बेकेलाइट का होता है। और उसमें क्या होता है,
फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब कि फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को अति करके एक बार गर्म करने के बाद जो बनाया जाता है उसी में क्या बन जाता है, हमारा बेकेलाइट बन जाता है। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड आपको सीधा रट लेना है, इसमें कुछ थ्योरी टाइप का है नहीं, आपको रट लेना है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के किसके संघनन, संघनन मतलब कि मिलने से बनता है, तो वो हो गया फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 14, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। मतलब कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12 या विटामिन B6। जल्दी जल्दी जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जल्दी जल्दी जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन जो D2, विटामिन जो होता है डी, विटामिन जो डी होता है, विटामिन विटामिन डी उसका दो पार्ट होता है। क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक होता है D2, एक होता है D3। D2 में क्या पाया जाता है, D2 में पाया जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या पाया जाता है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। और एक होता है D3, इसमें पाया जाता है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, इसका भूल रहे हैं मे बी, कोलो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कोलो कैल्सीफेरॉल, कोलो कैल्सीफेरॉल क्या होता है, एक ऑर्गो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, एक कोलो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल पूछ रहा है। और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल किस में पाया जाता है, विटामिन D2 में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो क्लोरो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसी के कारण, इससे पहले में एक बार क्वेश्चन पूछे थे ना कि हाँ, सूर्य से आने वाला किरण हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी के कारण, कौन सा जो विटामिन डी का नेचुरल स्रोत है, तो ये हमारे हड्डी में पाया जाता है। और यही क्लोरो कैल्सीफेरॉल के कारण क्या होता है, ये सूर्य से आने वाले किरण से हमसे अभिक्रिया कर मतलब कि इसी के कारण जो क्लोरो कैल्सीफेरॉल है, इसी के कारण क्या होता है, हमारा हड्डी मजबूत होता है। उस सूर्य के किरण से इसमें आती होता है, अभिक्रिया होता है और ये हमारे हड्डी को मजबूत करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मतलब कि इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जीरोफैथिलीमिया, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, सायोनोकोबैलिमिया और अर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेटस। जल्दी जल्दी जवाब दे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 का ए, बी, सी या डी। कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आई थिंक आप लोग जवाब दे दिए होंगे। टोकोफेरॉल बेरीबेरी, ये जो है ना वो सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि निम्नलिखित में जैसे रेटिनॉल जो है वो जीरोफैलिथेमिया से होता है, साइनोकोबैलिमेन है वो रक्ताल्पता से है, और ये जो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल है, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल वो रिकेटस से है, लेकिन ये बेरी मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। इंसुलिन ऐसे ही बता देते हैं, ये एक प्रोटीन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। ये हमारे शुगर को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। यदि इसकी मात्रा कम जाएगी तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ये एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे हमारे पैनक्रियाज की बीटा किरण से निकलता है, काफी है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक मतलब कि औषधि है, क्विनिन, सल्फागुआडिन, क्लोरोमेफेनिकॉल, एस्प्रिन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि कौन सा प्रतिजैविक, जैविक के प्रति प्रतिजैविक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्विनिन, सल्फागुआडिन, क्लोरोमेफेनिकॉल, एस्प्रिन। तो प्रतिजैविक बोल रहा है, मतलब कि प्रतिजैविक के लिए, जीव के लिए प्रति औषधि कौन सा है, तो यह क्लोरोमेनिकोल, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। मतलब कि जो स्तन ग्रंथि, जो हमारी माता होती है, उस माता के स्तन से जो वो गौ माता हो या हमारी माँ हो, इससे जो कौन सा हार्मोन है जो ग्रंथि से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, एड्रिनॉल, थायरोक्सिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया,
थायरोइन तो हमारे बॉडी में करता नहीं, थायरोइन कहा देते हैं एबीसी में, जब अभी एबीडी में देना है आपको एक ऑप्शन ऐसे ही कह देते हैं, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, इसे पहले वाले वीडियो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन। जल्दी जल्दी जवाब दे दे कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दुग्ध का स्त्राव होने में मदद करता है, दुग्ध को स्त्राव निकालने में, ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। मतलब कि दुग्ध को स्त्राव करने के लिए एक और ऑप्शन होता है जिसको हम भूल रहे हैं, बट हाँ एक होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन दूध को बनाने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध को बनाने में मदद करता है, और ये क्या करता है? दूध को स्त्राव में मदद करता है। तो दो जवाब अलग अलग हो गया। दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी माताओं से, मतलब कि माता बोलिए या हार्मोन कौन सी ग्रंथि से दूध को स्त्राव करने में भूमिका निभाता है, तो आप जब उसको संकुचित कीजिएगा तो उसे क्या होता है? ऑक्सीटोसिन से निकलता है। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? हमारे ब्रेन के हेड क्या होता है, हम क्या बताते हैं,